आज हम बात करेंगे कि 80 to 90% स्टूडेंट सीए, सीएस और सीएमए एग्ज़ाम्स में फ़ेल क्यों हो जाते हैं। देखो यार, रिज़ल्ट आता है 15 to 20%, मतलब 80% बच्चा फ़ेल है। फ़ेल होने का रीज़न क्या है? क्या वो पढ़ता नहीं है, या फिर उसके काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स रह जाते हैं, बैकलॉग्स रह जाते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। एक बात बताओ आप खुद ही कि अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो वो पढ़ता होगा तभी तो ज्वाइन कर रहा है ना। तो यार, मेन रीज़न क्या है फेल होने का? सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये है, जो मैं भी पढ़ाती हूँ बच्चों को और बच्चों को देखती हूँ, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न क्या होता है? या तो उनका पेपर कंप्लीट नहीं होता, या फिर उनको आंसर लिखना नहीं आता। अब यार हम क्या करें, हम आंसर कैसे लिखें, किस तरीके से फ्रेम करें और पेपर टाइम पे कैसे कंप्लीट करें, आज हम ये देखेंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको बताती हूँ बेटा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो क्वेश्चन आते हैं सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, व्हाट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ कंपनी। ये है सबसे सिंपल और सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपने कैसे लिखना आंसर? देखो यार, डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, जो पूछा है बस उसका जवाब दे दो। क्वेश्चन क्या था कि कंपनी क्या होता है, तो बेटा सेक्शन 2 ऐसे लिखेंगे। हम स्टार्ट कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, उसके फीचर्स क्या होते हैं, तो हम फीचर्स बता देंगे। कॉमन सील होता है, परपीचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कैन स्यूड एंड बी स्यूड, ये सब हम फीचर्स बता देंगे। ये तो हो गया सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है डायरेक्ट ही होता है, लेकिन उसमें आपसे कमेंट पूछता है, एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। जैसे कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन या फिर कमेंट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इस लाइन को एक्सप्लेन करते हुए मुझे समझाना है। ठीक है, ये तो होगा डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस बिटवीन में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिख देते हैं। जैसे कि कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में अगर आपसे डिफरेंस पूछा है, या फिर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में आपसे डिफरेंस पूछा है, तो बच्चे क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे कंपनी, फिर नीचे लिख देंगे पार्टनरशिप फर्म। ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलते, आपको याद रखना। ठीक है, तो हम कैसे लिखें डिफरेंस? टैब्यूलर फॉर्म में आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है। एक तरफ आपको कंपनी लिखनी है, एक तरफ आपको पार्टनरशिप फर्म लिखनी है। ठीक है, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन भी दो होते हैं, एक सिंपल केस स्टडी और एक कॉम्प्लेक्स केस स्टडी। ठीक है, अब यार केस स्टडी इतनी बड़ी बड़ी होती है, बच्चे हिल जाते हैं कि भाई ये क्या पूछ लिया मेरे से। इतना बड़ा क्वेश्चन, 1 पेज का 2 पेज का तो क्वेश्चन है, तो आंसर कितना बड़ा होगा इसका? ऐसा नहीं होता। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही सिंपल उसका आंसर होता है। ये बेटा सोच समझ के चलना। यार जो इंस्टीट्यूट है आपका, वो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे सकता। आप ये बात याद रखो कि आपके मॉड्यूल के बाहर के क्वेश्चन कभी नहीं आ सकते, चाहे आप फाउंडेशन में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे फाइनल में हो। ठीक है, सीएस वाले बच्चों के लिए चाहे फाउंडेशन में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे प्रोफेशनल में हो, आपके सिलेबस के बाहर के, आपके मॉड्यूल के बाहर के क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा आपका इंस्टीट्यूट। राइट, तो अब हम कैसे करें? पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है अपने कि यार मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, मुझे पूरा चैप्टर आता है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आ जाएगा, मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा या सॉल्व कर पाऊंगी। ठीक है जी। तो अब जब केस स्टडी आएगी, पहले मुझे पूरी केस स्टडी रीड करनी है, बहुत आराम से, बिल्कुल कूल माइंड से। ठीक है, अब केस स्टडी आपको रीड करनी है और आपको पता लग जाएगा कि यार इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है और क्या क्या फालतू के पॉइंट है। इतनी बड़ी केस स्टडी में 2-4 पॉइंट मेन होते हैं, बाकी सारे बेकार की बातें होती है, बेकार की बातों को हटा दो। ठीक है, और जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करते हुए चलो कि हाँ ये मेन बात लग रही है, तो हो सकता है मेरे से जो नीचे लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें ये काम आ जाए, मेरा रेलिवेंट हो। ठीक है, फिर आपने एक बार क्वेश्चन रीड करा, फिर आपने क्वेश्चंस पढ़े कि मेरे से क्या पूछ रहा है, फिर आपको दोबारा से क्वेश्चन में जाना है कि भाई इससे रेलिवेंट चीज़ क्या थी ऊपर, फिर उसका जवाब देना है। समझ में आ गई? ये तो हो गया क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। अब इसका आंसर कैसे लिखना है? देखो, लॉ का कोई भी पेपर हो, चाहे आप सीए में हो, चाहे आप सीएस में हो, चाहे आप सीएमए के अंदर हो, लॉ के आंसर लिखने का एक ही तरीका होता है, केस स्टडी का। डायरेक्ट क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया। केस स्टडी का आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखते हैं प्रोविजन, फिर लिखते हैं फैक्ट और लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। ठीक है, यही एक तरीका है, एकमात्र यही फॉर्मेट है। कोई और टीचर कोई और फॉर्मेट बता रहा है तो वो नहीं यूज़ करना, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, चाहे आप फाउंडेशन में हो, एग्जी में हो या प्रोफेशनल में हो, किसी भी लेवल पे हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, व्हाटएवर, आपको यही तरीका यूज़ करना है अपने आंसर लिखने के लिए। ठीक है, क्या बताया मैंने? सबसे पहले प्रोविजन लिखोगे, उसके बाद फैक्ट लिखोगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। प्रोविजन कैसे लिखते हैं? प्रोविजन का मतलब ये है कि जब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि वो किस बारे में मुझसे पूछ रहा है।
ठीक है। तो वो पूरा प्रोविजन मतलब एज पर कंपनीज एक्ट या एज पर वट एवर सेक्शन ऑफ वट एवर एक्ट ऐसे लिखोगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझसे पूछा यार जैसे पूछ लिया ऑडिटर के बारे में एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर की कोई डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा कि यार क्या ऑडिटर सिक्योरिटी परचेज कर सकता है जिस कंपनी में वो ऑडिट करना चाहता है, तो आंसर इज सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के हिसाब से कि वो सिक्योरिटी परचेज नहीं कर सकता, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है आंसर, हमें स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर इज डिस्क्वालीफाइड अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस। तो आपको सिचुएशन बतानी है जिस बारे में पूछ रहा है, सारे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लिखनी है। अगर क्वेश्चन 8 नंबर का है तो सारे लिखोगे, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो सिर्फ एक ही डिस्क्वालिफिकेशन लिखोगे जिसके बारे में वो बातें कर रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम ये बता दो आप कि हमें कितना बड़ा आंसर लिखना है, तो यार अगर 3 नंबर का है तो आपको एक पेज से थोड़ा सा कम लिखना है, 4 नंबर का 1 पेज लिखना है, 5 नंबर का 1.25 पेज लिखना है, 7-8 मार्क्स का 2 से 2.5 पेज लिखना है, ठीक है जी। तो अब हमने बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन लिखनी है ऑडिटर की 3 नंबर के हिसाब से, तो एक ही डिस्क्वालिफिकेशन लगेंगे। पूरा प्रोविजन लिख दिया एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड इफ ही होल्ड सिक्योरिटीज इन द कंपनी इन विच ही इज डूइंग टू ऑडिट, ठीक है। लिख दिया मैंने प्रोविजन, बस खत्म। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्ट। फैक्ट क्या होता है, क्वेश्चन दोबारा आपने रिपीट करना है, जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट कर दो, टेप के लिख दो, खत्म। लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन, क्या ये बंदा ऑडिटर बन सकता है, तो आंसर लिखोगे इन कंक्लूजन ऑडिटर कैन नॉट बिकम ऑडिटर इन दिस कंपनी, या पीसीए कैन नॉट बिकम ऑडिटर इन दिस कंपनी बिकॉज ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। बस आंसर जब हम कंक्लूजन लिखते हैं साथ में हम रीजन भी लिखते हैं। समझ में आ गई आपको बात मेरी। अब दूसरा पॉइंट क्या था, आंसर लिखने तो हमें आ गए। सेकेंड पॉइंट क्या यार, सेकेंड पॉइंट ये है कि मैम हमारा ना यार पेपर कंप्लीट नहीं होता। बहुत बच्चे ये सोचते हैं इतना लेंदी पेपर आता है लॉ का, पता नहीं ख़त्म कैसे होगा ये, ठीक है। तो यार ख़त्म कैसे होगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट ईयर क्वेश्चन, MTP RTP वट जितने कर सको क्वेश्चन उतने करो, ठीक है। और पहली बात तो ये आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, हमें रट्टा नहीं मारना है लॉ को, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा बनेगा तो मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, आपको ऐसे देखना है। समझ में आ गई आपको मेरी बात, ठीक है। तो आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने का क्या तरीका है, आपको एक तो टाइम लिमिट लेके चलनी है कि मेरे को 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है जी। 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं, तो टोटल होगा 24 क्वेश्चंस। तो 24 क्वेश्चन हमें 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। 3 घंटे में कैसे कंप्लीट होंगे, अगर आप लिमिट लेके चलोगे कि 5 मिनट के अंदर मेरे को ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और आपको पेपर की स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। आपको बात क्लियर हो गई। और आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मेरा लॉ का पेपर कंप्लीट कैसे होगा, मैं अकाउंट्स कर लूँ, मैं इको कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, मैं मैथ्स कर लूँ, मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, बस मेरे से लॉ का ही पेपर कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता, ठीक है। अगर आपका माइंड क्लियर नहीं होगा पहले तो तब पेपर बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। पहले तो आपको अपने दिमाग में सोचना है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैं सारा पेपर कंप्लीट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है जी। और आपको अगर कोई और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच।